हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पे। और आज फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने पद परिचय पार्ट 6 लेकर के। और आज इसमें हम चर्चा करेंगे संबंध बोधक अव्यय पद परिचय, समुच्चय बोधक पद परिचय और विस्मयादि बोधक पद परिचय पर। तो इनको समझने से पहले हमें संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, इन पर चर्चा करनी होगी, इन्हें समझना होगा। प्यारे बच्चों, मैं इससे पूर्व भी पद परिचय की वीडियोस डाल चुकी हूँ, जिनमें संज्ञा पद परिचय और सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रिया विशेषण पद परिचय और क्रियापद परिचय पर भी वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसमें प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए सब उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं पहले पद परिचय पार्ट 6 में। सबसे पहले ये समझते हैं कि संबंध बोधक अव्यय होते क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। वे अव्यय जो संज्ञा के बाद आकर वाक्य में आने वाले अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात अगर हम सीधे सरल शब्दों में समझें कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो अव्यय पर संबंध स्थापित करते हैं वो क्या होंगे, संबंध बोधक अव्यय होंगे। जैसे पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो के बिना है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसमें क्या है कि के बिना मनुष्य, यानी कि ये पानी और मनुष्य का संबंध स्थापित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। उसके भरोसे यह कार्य नहीं हो सकता। तो इस कार्य और उसमें एक संबंध स्थापित कर रहा है कि हो सकता है नहीं हो सकता, यानी कि ये भरोसा क्या हो जाएगा, एक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। नदी के निकट गांव है, तो नदी और गांव में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तुम्हारे सिवा यह कार्य कोई नहीं कर सकता। तो सिवा यानी कि इसमें भी क्या दिखाया जा रहा है, कार्य, और तुम्हारे, इस पर में क्या, इन दोनों में क्या एक संबंध दिखाया जा रहा है। और राम के साथ सीता भी वन को गई, तो ये के साथ भी क्या कर रहा है, वन और राम और सीता में संबंध दिखा रहा है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि ये जो इस तरह के शब्द आते हैं जो कि संबंध को दिखाते हैं वो क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अब देखिए थोड़ा इनके भेद के बारे में जान लेते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय के भेद तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं, मतलब वाक्य में प्रयोग के अनुसार इसमें भेद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, कालवाचक। तो कालवाचक में क्या आएंगे, इस तरह के जो शब्द आएंगे, के बाद, के पहले, के पीछे, के पश्चात, के उपरांत, इस तरह से जो आएंगे। स्थानवाचक, इसमें जैसे के ऊपर, के नीचे, के सामने, के निकट, के बाहर, इस तरह के जो शब्द आएंगे, यानी कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे काल है, काल का मतलब क्या हो, किसी समय के बारे में बात कर रहा है। स्थान यानी किसी स्थान के बारे में बात हो रही है, स्थान से संबंध बताया जा रहा है, समय से संबंध बताया जा रहा है। दिशावाचक यानी कि दिशा की बात, दिशा से संबंध बताया जा रहा है कि किधर की गए, किधर की तरफ, किधर की ओर। तो इस तरह से ये जो शब्द होंगे वो दिशावाचक में आएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि जैसे हमने कालवाचक की बात की, तो कालवाचक की बात हमने पहले भी कहीं की थी, ध्यान कीजिए। कहाँ की थी हमने, सोचिए, हमने की थी क्रिया विशेषण अव्यय में कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जब कालवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहे थे तो ये बाद, ये जो पहले है, ये जो पश्चात है, उपरांत है, ये सब क्या और क्या आ रहा था, इनको कहा जा रहा था वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन यहाँ पर ये इनके साथ जब विभक्ति चिन्ह लग गया है
यानी कि कारक चिन्ह लग गया है। जैसे संबंध का कारक चिन्ह होते हैं ना का, की, के, तो ये देखिए जब ये के यहाँ पे लग गया है तो अब ये क्या बन गया है, संबंध बोधक अव्यय। यानी कि देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि संबंध वाला चिन्ह यहाँ पे लग गया है। संबंध का चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का, की, के, रारी ने, और ये सारे जो क्या होते हैं, नानी ने, ये सब क्या होते हैं, संबंध वाले होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर वो ही लगते हैं संबंध वाले, जो कारक चिन्ह होते हैं, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए स्थानवाचक में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि के अगर साथ आए, वैसे तो स्थानवाचक ऊपर, ये नीचे, ये सब क्या है, स्थानवाचक हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन जब ये यहाँ पे आ गए हैं तो ये क्या बन गए हैं, संबंध बोधक बन गए हैं। यानी कि वाक्य में किस तरह से ये प्रयोग होते हैं उस पर निर्भर करता है कि ये कौन से अव्यय हैं, है ना। तो देखिए अब क्या है, कारणवाचक। तो कारणवाचक में जैसे के कारण, के निमित्त, वजह से, तो ये क्या कर रहे हैं, कारण दिखा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा। तुलनावाचक में की अपेक्षा, की तुलना में, के समान आदि। फिर समानतावाचक में की तरह, के अनुरूप, के अनुसार आदि। फिर विरोधवाचक में के प्रतिकूल, के विरुद्ध आदि। फिर अतिरिक्तता बोधक में के बिना, के बगैर, के अलावा आदि। तो ये जो होंगे, ये सो शब्द होंगे, ये आपको जब आप वाक्य में इसको देखोगे तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से यूज हुए हैं, किस तरह के अव्यय के रूप में यूज हुए हैं, कि प्रयोग हुए हैं। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इस चीज़ को आपने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे इस चीज़ को भी समझा होगा कि जब ये संबंध चिन्ह लग जाते हैं, जैसे ये के, का, की वगैरह, तो फिर क्या हो जाता है, तो ये संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। इनकी पहचान लगभग यही होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं किसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की। तो समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय जो दो शब्दों, वाक्य, वाक्यांशों, पदों, उपवाक्यों को मिलाने या जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए समुच्चय का अर्थ क्या होता है, समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला। बस ये बात समझनी है कि जो जोड़ता है, जो अव्यय जोड़ता है वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो देखिए जैसे सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो जो ये और है वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसने परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, तो यानी ये जो इसलिए है वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, जोड़ रहा है दो वाक्यों को। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, तो यहाँ पे तथापि क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो इस तरह से, तो चलिए थोड़ा ये बात समझ लेते हैं, समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं उनके भी दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों ये ही वहाँ पे कंफ्यूज करते हैं जब हम परीक्षा में पेपर दे रहे होते हैं, या फिर तो वहाँ पे हमको इसी कारण यही चीज़ें हमें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं कि ये कहाँ से आ गया भाई, ये समानाधिकरण क्या हुआ, ये व्याधिकरण क्या हुआ, और वहीं पे आप लोग परेशान हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो समानाधिकरण यानी कि जिन अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे कि अर्थात ऐसे अव्यय जो दो वाक्य, जो क्या होंगे, दो वाक्य या फिर क्या समान स्तरीय पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे सीमा आई और रीमा चली गई, तो जो ये और है, सीमा आई अपने आप में एक वाक्य है, रीमा चली गई अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन इनको इन्होंने जोड़ा, किससे जुड़ गया है, और से जुड़ गया है। जैसे वह निर्धन है परंतु ईमानदार है, तो वह निर्धन है एक अपने आप में वाक्य है, और वह ईमानदार है वो अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन इन्होंने जब ये इससे जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है समानाधिकरण। यानी कि दो वाक्यों को, जिनकी अपने आप में स्वतंत्र रूप से भी वो वाक्य हैं,
लेकिन वो जब जुड़ जाते हैं तो उनको जो जोड़ता है वो समानाधिकरण अव्यय होता है। देखिए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि जब रचना के आधार पे वाक्य के हम प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य अगर आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जब अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सरलता हो जाएगी। तो देखिए, अब व्यधिकरण क्या है? व्यधिकरण ऐसे अव्यय जो एक प्रधान उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करें। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? आश्रित उपवाक्य। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। देखिए, परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने, यानी कि देखिए, ये जो उसने परिश्रम नहीं किया तो वो परीक्षा में फेल हो। इसका मतलब क्या है कि ये वाक्य इस वाक्य पे आश्रित है ना। ये मुख्य वाक्य है और एक क्या है, उस पे आश्रित है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये तो दो, यहाँ पे समानाधिकरण में तो दो स्वतंत्र वाक्य होंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, उस छात्र को बुलाओ जिसने नीली कमीज पहनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे आश्रित हो गया। अगर हमें क्या पता, अगर उसने नीली कमीज पहनी छात्र के बारे में नहीं बोला जाता तो हमें ये पता नहीं चलता कि किस छात्र को बुलाना है। तो ये क्या है, इस पे आश्रित हो रखा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और यहीं से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्ययों की। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे मनोभावों को जो सूचित करने वाले शब्द होते हैं। तो जैसे हर्षबोधक। अब देखिए, हर्षबोधक क्या होंगे? अब यहाँ पे जिस तरह की फीलिंग्स हमें आ रही हैं उस हिसाब से होता है। देखिए, जिस तरह के भाव हमारे मन में आएंगे उस हिसाब से सेंटेंस, जब वाक्य आपके सामने होगा उस वाक्य को पढ़ने पे जिस तरह का भाव हो रहा होगा वहाँ पे वो उस तरह का अर्थ दे देगा। जैसे हर्षबोधक है तो वाह, आह, शाबाश, धन्य। जैसे शोकबोधक है तो वहाँ पे आह, यहाँ वाला भी आह कभी वाक्य के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे हर्षबोधक हो जाएगा। और यहाँ अगर आह लिखें तो वाक्य के हिसाब से ये शोकबोधक हो जाएगा। ओह, उफ, हे राम, त्राही त्राही, ये सब किस में आएंगे? शोकबोधक में। आश्चर्यबोधक में अरे, आहा, है, सच, ओह। आप बोलते हो ना जब भी आप, तो इस तरह के शब्द हमारे मुंह से निकलते रहते हैं। जैसे तिरस्कार में तो क्या बोलते, छी, हट, धिक्कार, थू थू, धत। तो इस तरह के वाक्य तिरस्कार बोधक हो जाएंगे। और संबंध बोधक में जैसे जिसमें क्या होता है, संबोधन करते हैं, हे, अरी, अजी, ओ, ए। तो इस तरह के शब्द जो शब्द होंगे वो संबोधन बोधक में होंगे। तो जरा इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, अब बात आती है मुख्य जिस पर हमारी वीडियो है, क्या है, पद परिचय। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे पहले इन अव्ययों के बारे में नहीं पढ़ते तो हम इन पद परिचय को भी हम नहीं समझ पाते। तो पद परिचय में देख लीजिए, तो संबंध बोधक जो पद परिचय हैं उसमें बताने वाली मुख्य बातें क्या होती हैं तो वो समझिए। तो उसमें बताना होता है, पहले तो एक बताना होता है उसमें भेद, और दूसरा संबंधित शब्द यानी कि जिसका संबंध बताया जा रहा है। फिर समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय में पद परिचय में क्या बताना होता है, उसमें भी पहले भेद तो बताना ही होता है और दूसरी बात क्या बतानी होती है, योजित शब्द या वाक्य जिनसे वो मिल रहा है, यानी कि जिन दो वाक्यों को वो मिला रहा है, जिन उनके बारे में बताना होता है। तीसरा क्या है, विस्मयादि बोधक। इसमें क्या सिर्फ इतना ही बताना होता है कि वह कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इनके कुछ उदाहरण कर लें जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे क्या है, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। तो क्या है, के बिना, तो के बिना क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, परिश्रम और धन का संबंध बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय।
और किसका संबंध बता रहा है? परिश्रम का और धन से उसका संबंध बता रहा है। जैसे मैं कल बीमार था इसलिए गाँव गया, तो देखिए क्या है, मैं कल बीमार था इसलिए गाँव गया, इसको क्या जोड़ रहा है कि मैं कल बीमार था और गाँव गया, इसको क्या जोड़ रहा है? इसलिए, वो उसका कारण बता रहा है। तो क्या इसलिए में क्या हो जाएगा, ये कौन सा अव्यय हो जाएगा? जोड़ रहा है तो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और उसमें से भी भेद क्या होगा उसका? व्यधिकरण। क्यों हो जाएगा व्यधिकरण? क्योंकि क्या है, ये इस पे आश्रित है ना। तो देखिए अब फिर क्या है, हा ईश्वर मेरे भाग्य में दुखी दुख लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हा ईश्वर, ये है विस्मयादि बोधक तो है ही, लेकिन कौन सा भाव प्रकट कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? शोक सूचक है, वो शोक बोधक है ना। तो इस तरह से हमको इसको समझना होगा। चलिए थोड़ा सा कुछ मैं आपके लिए कुछ ये पूर्व प्रश्न पत्रों से आपके लिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैंने देखे थे। अभी उसके लिए मैं पूरी एक सीरीज बनाने वाली हूँ, एक पूरा प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखे थे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आहा आज तो बढ़िया खाना मिलेगा। तो ये क्या है, आहा, यहीं से क्या पता चल रहा है? तो क्या विस्मयादि बोधक है। अरे कौन सा होगा उसमें? विस्मयादि में हर्ष सूचक। क्या हो जाएगा? हर्ष सूचक। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी होगी कि विस्मयादि बोधक है और क्या है, हर्ष सूचक है। इसके आप मुझे आंसर अपने आप भी कमेंट्स में लिख के बताएंगे। देखिए प्रातःकाल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। तो प्रातःकाल घूमने जाया करो, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ रहा है। और कौन सा समुच्चय बोधक होगा? तो देखिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि प्रातःकाल घूमने जाना है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है, यानी ये इस पे आश्रित है। तो आश्रित है तो क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक होगा और क्या हो जाएगा? व्यधिकरण हो जाएगा, व्यधिकरण हो जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा। अच्छा, आप मुझे इस वाले क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है और आप ज़रूर इसका कमेंट्स कीजिएगा। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट्स भी अवश्य करेंगे।